चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये देखिए बिल्कुल अभी लेटेस्ट आपका है, ये नवंबर में रिपोर्ट आई है। ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2025-26 तक पार्टिकुलर मैटर प्रदूषण, जो एयर में आपके जो कण होते हैं उसी से रिलेटेड है, कि कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 40%, 60%, 70% कि 35%। ठीक, तो एयर में जो देखिए आपकी कटौती करने की बात की जा रही है पार्टिकुलर, जिसमें दिल्ली का भी एग्जांपल देखा जाया गया कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में आया गया, लगभग 1100 तक यानी कण उसके यानी इस तरह पाए गए वो। तो उसी में कहा गया है कि आपको ये 40% तक यानी ये मानक कटौती करने का ये लक्ष्य रखा गया है कि हर हाल में 2025-26 तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें 40% यानी कटौती कर लेंगे। ठीक, तो ये जो जारी करता है रिपोर्ट आपका NCAP, कौन जारी करता है? NCAP, नेशनल क्लीन, पूरा नाम है एयर प्रोग्राम, पूरा नाम लिखिएगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। फिर बात आती है NCAP का गठन कब हुआ था, तो इसकी जो गठन हुआ है 1919 में किया गया है। कब किया गया है? 1919 में इसका, सॉरी 2019 में इसका ये गठन किया गया है और प्रत्येक वर्ष अपना ये डाटा यानी प्रदर्शित करता है ये। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है जो अगला क्वेश्चन है, हाँ 2019 में, नहीं उससे पहले इसका नहीं था आपका NCAP का, उससे पहले रिपोर्ट नहीं आती थी। नेक्स्ट इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी देखिए काफी ज्यादा अभी करंट का ही आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 5 सितंबर, 16 अगस्त या 9 दिसंबर? तो उत्तर क्या होगा आपका? 11 नवंबर को मनाया जाता है। फिर बात अगली आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 1947 से लेकर के 1958 तक, 1947 से लेकर के 1958 तक ये भारत के यानी शिक्षा मंत्री के पद पर के, और इन्होंने शिक्षा के जगत में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और इसी के उपलक्ष्य में ये घोषित किया गया है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। 1992 में इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया है, ये भारत रत्न भी इनको ये प्रदान किया गया है। ये सब देखिए इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि एक चीज है जैसे कि मुस्लिम में थोड़ा सा एक जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि नरेंद्र मोदी हैं ये क्या है, इस्लाम के बिल्कुल यानी अगेंस्ट हैं, है ना, एक लोगों में ऐसा है। तो उसी के उपलक्ष्य में किया गया, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा है उसके अच्छे के लिए क्या है, उसको नहीं बढ़िया उसका पुट आउट दिया जाता है। तो जैसे इनके मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में ये काफी ज्यादा ये कि ऐसा नहीं है केवल RSS के ही प्रति रहें या वीर सावरकर के प्रति रहें या वल्लभ भाई पटेल के ही प्रति रहे, है ना, ऐसा नहीं है, और सबके भी प्रति है। जो अच्छे कार्य किए हैं उन पे यानी बढ़िया वो नतीजा दिया जाता है। तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो ये आपका है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट इसके बाद है अपने आकार के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आपका ये। चिली के बारे में पता ही होगा कि भारत का विश्व का सबसे ऐसा एकमात्र देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज्यादा है। चिली, राजधानी क्या है इसकी? सैंटियागो, है ना, सैंटियागो यहाँ की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? संहित एवं दीर्घित के अंतर्गत आता है कि दीर्घित के अंतर्गत आता है
कि खंडित और दीर्घित के अंतर्गत आता है कि खंडित के अंतर्गत आता है? हाँ? नहीं, दीर्घित है ना, केवल एक आपका एक लंबवत इस तरह से आपका विस्तृत है पूरा वो, तो इसमें खंडित कहीं पर नहीं है उसका वो, ठीक ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका ये दीर्घित का, यानी ये अश्रेणी के रूप में जाना जाता है ये। तो दीर्घित के रूप में जाना है, नहीं संहित भी नहीं है, दीर्घित यानी एक दीर्घ के रूप में है, इसका विस्तार यह है। संकेत कैसे ले दिया, कोई मतलब मेन चीज है आपका। अच्छा संगीत का मतलब संहिता से लिया गया है और कोई नहीं है, ठीक है। तो दीर्घित आपका उत्तर ये राइट है इसका ये, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है, निम्न में से किस महासागर में डिगो गार्सिया का नाम आता है ये, का द्वीप है ये। तो डिगो गार्सिया किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, इंडियन ओशियन में है ये, ठीक है। तो इंडियन ओशियन के अंतर्गत आपका ये शामिल किया गया है ये। नेक्स्ट इसके बाद है, निम्न में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? फैरो को कहा जाता है। फैरो द्वीप कहां पर है? फैरो द्वीप कहां पर है? अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। किस देश का इस पे आधिपत्य है? डेनमार्क का है ये, है ना, डेनमार्क के अंतर्गत आपका ये है आपका ये, फेरो स्कैंडिनेविया, हाँ फेरो स्कैंडिनेविया से रिलेटेड आपका रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका 21वीं शताब्दी के अंत में सार्वभौम नगर अथवा प्रक्षेपित विश्व को परिभाषित करने के लिए इक्यूमेनोलॉजिस पढ़ाया गया था आप लोगों को। इक्यूमेनोलॉजी शब्द का उपयोग किसने किया था? तो ये डॉक्सिया डेस ने किया था ये, है ना, कि आने वाला जो आपका 21वीं शताब्दी के अंत में जो आपके महानगर होंगे, ठीक, तो आपके क्या है इस तरह से, यानी ऐसे सार्वभौम नगर के रूप में डेवलप होंगे, इसी को इक्यूमेनोलॉजिस है यानी महानगर के रूप में किया था डॉक्सिया डेस का, ये आपका कथन है ये। यूनिवर्सल ये कोसेंट्रिक थ्योरी से आपका संबंधित है आपका, किसने दिया था ये? कि एक तरफ आप कैसे वलय दिए हैं इस तरह से, और इनको वलय के आधार पे दिया गया है कि 1 2 3 और 4 ऐसे इस तरह से दिया गया है। तो सबसे आंतरिक भाग वाला जो क्षेत्र होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? CBD। सबसे आंतरिक वाला जो भाग है उसे क्या नाम दिया गया है? CBD। तो A को यानी 2 से कोरिलेट कर लीजिएगा, और जो बाहर वाला इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? थोक, मार्केट से रिलेटेड है, थोक और फुटकर व्यापार से संबंध में आ जाता है आपका ये। तो दूसरा आपका हो जाएगा ये, दूसरे को A से कर लीजिएगा। और तीसरा जो आपका है श्रमिक के रूप में आते हैं, जो कि मध्यम आवासीय से रिलेटेड होते हैं ये, है ना, है ना, और सॉरी निम्न से रिलेटेड, सॉरी, है ना, है ना, हाँ। तो हाँ, तीसरे का आपका हो जाएगा यहाँ पे चौथा निम्नवासिया, और जो चौथा होता आपका ये मध्यम वर्ग के जो आवासीय होते हैं ये आ जाते हैं ये, ठीक। और जो सबसे लास्ट में आ जाते हैं आपके रिहायशी क्षेत्र वाले आ जाते हैं। तो इस तरह से कोसेंट्रिक वलय थ्योरी के रूप में आपका आया था ये। तो तीसरे का आपका C का हो जाएगा ये चौथा, ठीक। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? 2 1 करेंगे तो 3 आपका ये सम्मिलित हो जाएगा ये।
नेक्स्ट है इसके बाद ग्रामीण अधिवास या बस्ती सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? रिटर का था, मेडियन का था, रेडजल का था कि स्लूटर का था? मेडियन का था ये, है ना। बस्ती आपका है, स्लूटर और सावर दूसरे आ जाते हैं। ओके, ठीक, कार्लो सावर से रिलेटेड, है ना। तो ये बस्ती सिद्धांत आपका है, मेडियन का है ये, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है केंद्रीय स्थानों के K3 सोपान क्रम में क्रिस्टालर स्किन ने निम्नलिखित में से कौन सी दूरी ठीक से नहीं बैठती है? K7, K21, K11, K36। तो इनमें से कौन सी नहीं बैठती है ये आपको बताना था। तो इसमें जो देखिए बताया गया था आपका कि K7 आपका उसके अनुसार बैठ जाता है, K23 भी बैठ जाता है, 21 और K30, ये आपका गलत है, ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता था ये, ठीक। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ है बस्तियों का आवासीय क्षेत्र दे दिया है, ग्रामीण बस्तियां हैं, और किस देश में उसको किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि रैंचोस, है ना, रैंचोस इसमें से यानी देखा जाए तो ये किसे यानी कहा गया है? तो आपका है ये रैंचोस आपका है म्यांमार है कि वेनेजुएला? हाँ, वेनेजुएला में था आपका ये, है ना। रैंचोस आपका है, जो बस्तियां होती हैं उसको वेनेजुएला में रैंचोस कहा जाता है ये। और फावेलास है जो आपका ये ब्राजील में है ये, गुड, है ना। फावेलास आ भी चुका है ऐसे, ठीक। और कावेटिस से ये आपका है म्यांमार में है ये, और बस्ती है आपका ये भारत से कोरिलेटेड है आपका ये। तो ये बस्तियों के यानी विविध नाम हैं, कहां पर किस किस नाम से जाना जाता है। सूची दिया गया है, उनको सम्मिलित करना है कि एक तरफ है आपका विद्वानों का नाम है और दूसरी तरफ है इनके सिद्धांत। हॉल एंड डाना तो किससे है? भू अविनति सिद्धांत, है ना, जियो सिंक्लाइन थ्योरी से कोरिलेटेड हो जाएगा ये। हट्टन एक रूपतावाद सिद्धांत। हेनरी का किससे है? समुद्र अधस्थल है, नहीं नहीं, ये तो जैफरीज का ये हो जाएगा, हाँ, हेनरी का ये समुद्र अधस्थल प्रसार हो जाएगा ये। और जैफर का किससे हो जाएगा? ऊष्मा संकुचन सिद्धांत। तो यहाँ से आप इसको लिंक कर लीजिए, कितना आ जाएगा भैया? चौथा, डी आपका ये राइट हो जाएगा ये। महाद्वीपों का क्षेत्रफल दिया गया है, भूमि क्षेत्रफल, और उसके प्रतिशत के आधार पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सूची सही आएगा। तो इनमें से देखा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप आपका दिया ही नहीं है, एशिया हटा दिया गया, उसके बाद का पूछा गया है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप आता है। अफ्रीका के बाद फिर कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद है दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद है यूरोप। ये आपका क्रम आपका राइट हो जाएगा ये। तो घटते क्रम में है महाद्वीपों का क्षेत्रफल आपका ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रियाशील आपका है? इसमें से ज्वालामुखी बताना है कि अंकांगुआ कैसा है ये? अंकांगुआ कैसा है? निष्क्रिय है, तो ये तो आपका होगा नहीं इसमें, ठीक। और किलिमंजारो ये भी आपका कैसा है? सुसुप्त है ना, मृत है आपका ये, ठीक। एटना आपका कैसा है? एक्टिव है आपका ये, है ना। एटना कैसा है? एक्टिव है। और विशुवियस ए भी कैसा आपका? एक्टिव। तो 2 और 4 आपका ये राइट हो जाएगा आपका ये, ठीक। 2 और 4 आपका ये सही हो जाएंगे ये। आराम से
आराम से, बिल्कुल धीरे से। नेक्स्ट इसके बाद है भगवान बिरसा मुंडा चौक। कहाँ पर स्थापित है, जिसका 2024 में नया नाम रखा गया है। तो बात आती है किस चौक का नाम परिवर्तन करके भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। कलाय काले खां, सराय काले खां, है ना, दिल्ली बॉर्डर पे है आपका ये सराय काले खां। सराय काले खां, जो कि फरीदाबाद और दिल्ली दोनों का बॉर्डर पड़ता है, वहीं पर आपका ये है। और उसी का नाम ये चेंज कर दिया गया। वहां पर बिरसा मुंडा का एक बहुत लंबी सी ऊंची सी प्रतिमा लगाई गई है इस चौक पर, और उसी को ये स्थापित किया गया है। और ये इनके 150वीं, अब देखिए हिल गया क्या, आराम से आइए, आराम से निकल जाइए, पहले आ जाइए, आराम से आइएगा। आ जाइए। चलिए, तो दिल्ली और फरीदाबाद के बॉर्डर पर आपका है ये सराय काले खां चौराहा, और उसी का देखिए नाम परिवर्तन करके रख दिया गया आपका ये भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। ठीक, तो 2024 में, नवंबर 2024 में इनकी 150वीं जयंती का सेलिब्रेशन किया गया है। उसी क्या ज्योग्राफी है, आइए। और उसी के उपलक्ष्य में देखिए ये आपका ये नामकरण, ये परिवर्तन किया गया है। और इसका देखिए एक सबसे बड़ा देखिए ये है कि इस समय जो जनजातीय क्षेत्र हैं, तो जनजातियों क्षेत्र के प्रति आकर्षण करना, ठीक है, ये यानी एक सबसे मेन था ये, है ना, कि इस तरह से देखिए जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े, जैसे आपके भील वाला क्षेत्र हो, ठीक है, फिर जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में क्या है, ये आपके काफी ज्यादा पूजनीय माने जाते हैं बिरसा मुंडा। तो इसी के उपलक्ष्य में ये किया गया है आपका ये। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य इनमें से कौन सा है। तो 5 राज्य हैं भारत के जो कि लैंड लॉक के रूप में जाने जाते हैं, और उन्हीं में से आपका देखिए बिहार का भी देखा जाए कि आपका स्थल से आपका घिरा हुआ माना जाता है ये, ठीक ना। और जो लैंड लॉक की बात आती है, तो लैंड लॉक में देखिए आपका बिहार को शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चूंकि इसकी जो बॉर्डर होती है किससे लग जाती है, नेपाल से लग जाती है। तो लैंड लॉक के रूप में देखिए जो 5 हैं वो अलग हैं आपके, कौन कौन से हैं लैंड लॉक के। लैंड लॉक का मतलब क्या है कि भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं केवल भारत के राज्यों से ही घिरी हों, है ना, यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ना हो, ये ठीक है ना, इसके संदर्भ में किया जाता है ये। तो उन्हीं में से देखिए एक आपका है हरियाणा है, HR, दूसरा आपका है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है झारखंड है, और फिर उसके बाद आपका तेलंगाना, और एक कौन सा आपका है मध्य प्रदेश। 2014 से पहले जब देखे तेलंगाना नहीं बना था, तो वहां पर क्या था कि भारत के केवल 4 राज्य हुआ करते थे ये।
तो लैंडलॉक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, और यहाँ पे जो पूछा गया आपका कि केवल स्थल से घिरा हुआ, मतलब देखिए क्या उड़ीसा की सीमा आपकी बंगाल की खाड़ी से लग रही है, कर्नाटक की सीमा अरब सागर से टच करती है, और पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी से टच करती है। तो बिहार की सीमा है किसी भी सागर या जल से नहीं करती है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है अगला कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका ये क्या जाएगा, सेकंड नंबर पे है, सॉरी पॉपुलेशन में आपका है सेकंड नंबर, और एरिया में कितना आपका ये 7th आपका हो जाएगा ये, ठीक है। ज्यादा देखिए अगर परिवर्तन करना चाहेगा, अगर इस पे करंट से अगर इसको लिंक करना चाहेगा तो इस समय 2024 में क्या है, भारत ये प्रथम नंबर पे आ गया है, ये है ना, विश्व का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला यानी हो गया ये, ठीक। तो इस पे थोड़ा सा करंट से अपडेट पे सावधान रहिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट इसके बाद है कि ज्वालामुखी दिए गए हैं और उसको यानी बताया गया कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, है ना। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है, बिल्कुल सही है आपका ये। वल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी, ये भी सही आपका है। पीलियन ज्वालामुखी, विशुवियस आपका इटली हो जा रहा, ठीक है। पीलियन आपका हवाई द्वीप हो जाएगा, अभी सही है। यह आएगा वॉल्केनियन है, ये गलत आएगा ये। वॉल्केनियन कहाँ पर है, लिपारी द्वीप पर नहीं है आपका ये, ठीक है। तो हाँ किसमें, पीलियन तुल्य, इस्तांबुली आपका है, सिसिली ठीक है, विशुवियस इटली दिखा रहा है, भी सही है आपका है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पेली मतलब यानी चला जाएगा ये अटलांटिक में चला जाएगा, सॉरी, है ना, ये आपका राइट हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका ये गलत है ये, ठीक है ना। पेलियन आपका है जो फ्रांस का एक द्वीप है ना, आर्कटिक, है ना, तो उस पर अधिकार वहां पर आपका ये पेलियन तुल्य ज्वालामुखी वहां से लिया गया आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग कि सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है। तो आपका यही आपका है पेलियन तुल्य ज्वालामुखी है, कि इतना ज्यादा वहां पर यानी चिपचिपा होता है इसका लावा। काफी ज्यादा लोग हैं जो कि उसे द्वीप के लोग हैं, बिल्कुल 10,000 से ज्यादा लोग यानी इससे प्रभावित हो गए थे, इसलिए इसको दे दिया जाता है सबसे ज्यादा ये। नेक्स्ट इसके बाद है विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी, कि सर्वोच्च यानी ऊंचाई पर पूछा गया है और शांत है, तो एंकांगुआ, जो कि किसकी चोटी है ये, एंकांगुआ किसकी चोटी है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है ओल्ड फेथफुल, ये कहां पर है, ये हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी है, कि एशिया में एक पर्वत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक उच्चोत से रिलेटेड है, कि फ्रांस का एक नगर है, तो यूएसए का क्या है, एक उच्चोत यानी गर्म यानी एक स्वतः निकलने वाला जो आपका है उसी को फुहारा, उसी को कहा जाता है ओल्ड फेथफुल कहा जाता है, तो सी आपका ये राइट हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विशुवियस इटली में है, बिल्कुल सही है। कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। मोना लोआ हवाई द्वीप में है। इरेबस गलत है, इरेबस कहाँ पड़ेगा ये, अंटार्कटिका में, है ना, अंटार्कटिका में आपका है इरेबस ज्वालामुखी। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7,516, और ये जो लंबाई है ये द्वीपों सहित दिया गया है ये, यानी इसमें क्या है आपका मुख्य भूभाग जो है वो मुख्य भूभाग है,
और प्लस में आपके हैं जो द्वीप हैं उनको भी शामिल किया गया है ये। अगर केवल ये क्वेश्चन पूछ लिया या मुख्य भूभाग का अगर पूछ लिया जाए तब कितना हो जाएगा आपका ये 6100। दोनों को ध्यान में रखिएगा, ये कब 6100 होता है और कब 7516 रहेगा ये। नेक्स्ट इसके बाद 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को है ये। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? पाकिस्तान से लग रही है, नेपाल के साथ भी लग रही है, बांग्लादेश है इसके साथ भी लग रही है, श्रीलंका है इसके साथ है, नहीं लगती है। जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप के द्वारा यानी वो एक लिंक का यानी कार्य बनाया गया है, वो भी कैसा आपका आर्टिफिशियल है, वो है ना, भगवान श्री राम के द्वारा जो निर्मित आपका है। ठीक, तो नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा बनाती है कौन सी नदी बना रही है? काली। हाँ, कौन सी है? काली। और बांग्लादेश और इनके बीच में यानी देखा जाए तो क्या क्या सीमा के रूप में है? हाँ, एक तो कितने बीघा गलियारा है? 3 बीघा गलियारा है। एक तो ये सीमा है और दूसरा क्या मिलता है? जीरो लाइन, है ना, दूसरा क्या है? जीरो लाइन है ये। और पाकिस्तान के साथ है क्या है? रेड क्लिफ है। नेक्स्ट इसके बाद है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो 6 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया, ये कहां पर हुआ था? ये चंडीगढ़, कोलकाता, नई दिल्ली या लखनऊ? तो नवंबर 2024 में आपका है एशिया का प्रथम शिखर बौद्ध सम्मेलन। तो ये महात्मा बुद्ध को यानी एक काफी ज्यादा जैसे हाईलाइट करने के लिए, या कह सकते हैं एशिया को मजबूत बनाने में, एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका, इसका यही स्लोगन भी था, बौद्ध धर्म की भूमिका। कारण क्या है? देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें या पूर्वी एशिया की बात करें या दक्षिण एशिया की बात करें, यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफी ज्यादा लोग हैं और यहाँ पे जो व्यापार से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड है, इनको यानी काफी मजबूती प्रदान करने के लिए पहला प्रयास किया गया है कि प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है ये। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में किस, हाँ यहाँ पे किस आना चाहिए, किस टाइगर रिजर्व, काफी इंपॉर्टेंट है भी आपका और काफी महत्वपूर्ण घटना थी ये। किस टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु कोदो नाम का क्या है आपका मोटा अनाज होता है ना, कोदो क्या आपका यहाँ का मोटा अनाज होता है। तो कोदो जो बाजरा होता है, बाजरा के पौधे में एसिड की मौजूदगी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए एक सबसे चीज है कि अभी तक ये माना जाता था कि जो कोदो होता है या ये कह सकते हैं जो मोटा अनाज होता है, 2023 को हम लोग सेलिब्रेट किए हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किए हैं। और मिलेट की एक प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे बड़ी है कि ये इसकी जो प्रवृत्ति होती है क्षारीय होती है। कैसी होती है? एल्कलाइन होती है। और जो एल्कलाइन होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभवर्धक होता है ये, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे कुछ और पाया गया कि इस कोदो में क्या है, फंगस लग गए थे वो, और फंगस लगने से देखिए वहां पर क्या हुआ कि साइक्लोपिया जेनिक एसिड
इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोपियाजेनिक एसिड की विषाक्तता के कारण, कि उसमें फंगस लगने के कारण उसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई, एसिडिक हो गई वो, ठीक। और इसी विषाक्तता के कारण क्या हुआ कि वहां पे जो कोदो यानी खाए हैं हाथी लोग, और उससे क्या हो जाए, उनकी मृत्यु हो गई है। तो काफी ज्यादा चर्चा में था आपका ये, है ना। तो कहां पर ये, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका ये है, ये कहां पर है ये, हाँ उमरिया, है ना, एमपी में है आपका ये, ठीक। और रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। ये क्यों चर्चा में है, 57वां सबसे नवीनतम अभी आपका दिसंबर में आपका लेटेस्ट अभी आपका ये हुआ बना है ये, ठीक है। 3 दिसंबर के आसपास आपका रातापानी टाइगर है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये 56वां नवंबर में आपका आया है। ये गुरु घासीदास ये कहां पे है, छत्तीसगढ़ में आपका ये। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम जो आपका भी बना है, चित्रकूट में, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी ज्यादा इस पे यानी काम किए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो रानीपुर आपका है चित्रकूट में, आपका 54वां आपका स्थापित किया गया था। गुरु घासीदास है आपका है 56 नंबर पे है। कहां पे है ये आपका गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़। और रातापानी आपका कहां पर है, ये एमपी में है आपका ये 57वां। और बांधवगढ़ है देखिए आपका ये नवंबर में काफी चर्चा का विषय बना है, जो कि कोदो बाजरा के खाने की वजह से वहां विषाक्तता के कारण ये घटना घटी है आपका ये, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है, इससे पहले वाले पेपर में भी देखे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके दिए गए थे, कि वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था। टर्सरी काल में हुआ है, प्लिस्टोसीन काल में हुआ है, कि इयोसीन काल में, कि मायोसीन काल में है। तो प्लिस्टोसीन काल में हुआ था ये, ठीक। निर्जातीय के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कोई अकेली विशेषता निर्जातियों को इंगित नहीं करता है। निर्जातीयता क्षेत्रीय संस्कृति विविधता का प्रमाण है। भूभागीय पृथक्करण निर्जातीय पहचान का एक सबल व पुष्टिकरण लक्षण होता है। कोरियावासित कोरियाई में रहते हुए एक निर्जातीय वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा है जो कि निर्जातीय के संदर्भ में, यानी इसमें से कथन सही नहीं होगा। तो कोरियावासी कोरियाई के रहते हुए एक निर्जातीय वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं, बिल्कुल सही है ना। कोरियाई कहते हैं ना उनको, ठीक। भूभागीय पृथक्करण निर्जातीय पहचान का एक सबल पुष्टि कारक लक्षण है, ये भी आपका सही है। निर्जातीय क्षेत्रीय संस्कृति विविधता का प्रमाण है, कालो सावर का ये कथन है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कोई अकेली विशेषता निर्जातियों को इंगित नहीं करता है, ये आपका गलत हो जाएगा इसमें, ठीक। यानी एक फैक्टर नहीं होता बल्कि और भी फैक्टर आपके शामिल रहेंगे इसमें। नेक्स्ट इसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से किसने केस संरचना के आधार पर विश्व की प्रजातियों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था। टी हक्सले का था ये, ठीक। टी हक्सले का था ये, ठीक। और त्वचा के रंग के आधार पर किसने किया था, कुवियर का था ये, हाँ। किसका था, त्वचा के रंग के आधार पर। लिकोडर्म था उसमें आपका, और कैथोडर्म था आपका, हाँ। और क्या था इसमें, मेलानोडर्म के आधार पर ये था। टोपिनार्ड जो थे वो कद के आधार पे था ये। और टेलर जो महोदय थे वो कपाल सूचकांक के आधार पे था। चलिए, वेरी गुड।
ये भी देखिए आपका है 19 नवंबर 2024 के बीच वैश्विक सम्मेलन सागर मंथन, जो नेट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है ना। नेट के एक सिलेबस में रखा गया है लॉ ऑफ ओशियन, एक टॉपिक उसमें रखा गया आपका कि समुद्र के नियम और कानून। तो उसी के संदर्भ में आपका है ये कि यहां पर देखिए क्या है कि 19 नवंबर 2024 के बीच वैश्विक समुद्र सम्मेलन सागर मंथन, जिसे महान महासागर संवाद का आयोजन के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो उत्तर का आपका नई दिल्ली में किया गया था ये। ठीक, तो ये जो इंडियन ओशियन की जो भूमिका जो प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसी के संदर्भ में आपका ये किया गया है कि वैश्विक समुद्री महासम्मेलन सागर मंथन के रूप में है कि महासागरों में जो छिपे हुए जो बहुरत्न हैं वो, उनके बारे में उनके रिसर्च से संबंध में एक वैश्विक स्तर पे सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है। ये अगला क्वेश्चन है, मोदी की योजना है तो सावधान हो जाइएगा आप लोग, है ना। और 2024 से लेकर के वर्तमान तक की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरा बढ़िया से नोट्स बना करके बिल्कुल लिस्ट बना करके रख दीजिएगा, और डेट वाइज सहित 2014 से लेकर के अब तक का। ठीक है, पीसीएस का पेपर हुआ, देखिए योजनाओं से पूरी झड़ी लगा दी है पूरा उसमें। ठीक, तो इधर देखिए आपका जो आपका ये जितने भी एग्जाम होंगे 25 में सब योजनाओं से ही बनी पूरा रहेगा ये। और इसमें जो नवीनतम योजनाएं जो चलाई गई वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, और पुरानी जो योजना है वो सबका डेट पूछ रहा है वो काफी इंटरनल जा करके वो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका है 6 नवंबर 2024 को बिल्कुल आपका लेटेस्ट आपका ये प्रारंभ किया गया। आपका ये 6 नवंबर 2024 को प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, गरीब लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, गरीब मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राइट आंसर आपका है छात्रों के लिए है, आपका विद्या से रिलेटेड है आपका विद्या लक्ष्मी। इसमें जो शब्द एक है लक्ष्मी जोड़ करके आपको यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा, ये लड़कियों की तरफ जाएगा, लेकिन ये छात्रों यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल सबके लिए है। बहुत ही कम सब्सिडी यानी बहुत ही कम सब्सिडी पे यानी उसको यानी दिया जा रहा है ये कि उनको वित्त प्रदान किया जा रहा है और अपनी शिक्षा को यानी वो सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए है, 3000 करोड़ के आसपास है इसमें लगभग योजना ही है ये। ठीक है, तो कोई भी जैसे अगर है तो कम इंटरेस्ट पे बहुत ही कम, तो उस तरह से इसके यानी इसके आप इसको ले सकते हैं ये, कि अपनी पढ़ाई आप जारी कर सकते हैं ये। ठीक, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मधुमेह दिवस जिसे हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 14 नवंबर पर जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे ज्यादा मधुमेह पीड़ित की संख्या निम्न में से किस देश में है? पहला आपका है चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा क्या है? भारत। लगभग देखिए 800 मिलियन है, पूरे विश्व में पाया गया 800 मिलियन के आसपास मधुमेह से यानी पीड़ित है ये। 800 मिलियन देखिए कितना हो जा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है आपका, कि इतने लोग हैं जो कि यानी मधुमेह से पीड़ित हैं। और इसका लगभग आपका 25% कितना है? इसी का 25% यानी लगभग 200 मिलियन के आसपास केवल भारत में है जो कि यानी मधुमेह से पीड़ित है ये। यानी इसका मतलब क्या है? भारत के लोग दिन प्रतिदिन आलसी होते चले जा रहे हैं, यही तो है इसका मतलब। मधुमेह का पीड़ित होना मतलब क्या है? आलस का सबसे बड़ी निशानी है ये, कि आप एनर्जी को तो ले रहे हैं, ग्लूकोज को ले रहे हैं, लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? नहीं, खाइए, मिठाई खाइए, कोई बुराई नहीं है।
ठीक है, एनर्जी लीजिए, ग्लूकोज खूब कीजिए, है ना, खाइए, लेकिन क्या है, एनर्जी को कंज्यूम कर दीजिए आप, तब तो कोई समस्या नहीं है। यानी इतना मेहनत कर दीजिए कि ठंडी में भी क्या होगा, एक बार पसीना निकल जाए, ये चीज हो तो मधुमेह आपसे कोसों दूर है ये। ठीक। और मधुमेह के लिए बताया जाता है, बहुत अच्छा है कि एक जो रामबाण इलाज बताया गया है कि आप मिलेट खाइए और मधुमेह से हमेशा के लिए दूर हो जाइए। मिलेट मोटा अनाज, ठीक है, मिलेट आप खा लीजिए कि 100% है आपका। देखिए क्या है कि किसी को कैसा भी मधुमेह हो, 15 दिन केवल खा के देख लीजिएगा, गारंटी के साथ है, मधुमेह यानी बिल्कुल हट जाएगा वो, है, कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा ये। इसका जो देखिए कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है कि फाइबर अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, रेशा जिसे कहते हैं हम लोग, तो मिलेट में है आपका ही, लगभग 10 से 11% तक का उसमें रेशा पाया जाता है मिलेट में, है ना। तो जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि कैसे कार्य कैसे करता है। कि मान लीजिए जैसे कि एक टंकी है, एक है टंकी है हमारे पास, और इस टंकी में एक होल है, इस टंकी में एक होल है, और यहां से देखिए पानी क्या है, 1 घंटे में पूरा का पूरा निकल जाता है ये। लेकिन इसी टंकी में जहां पे होल उसी में क्या कहे, सुतरी लगा दीजिए, सनई जिसे कहते हैं हम लोग, तो होल तो बिल्कुल रिसाव रुकेगा नहीं, है ना, धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन जो देखिए आपका 1 घंटे में खाली हो रहा था, अब वो क्या होगा आपका 6 से 7 घंटे लगा देगा वो। क्यों? रिस रिस का बूंद बूंद यानी निकलेगा, लेकिन 6 से 7 घंटे लगा देगा। बिल्कुल यही सेम कंडीशन हमारे शरीर के अंदर होता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में देखिए क्या होता है कि 1 घंटे में जो ग्लूकोज बना, अगर उसको कंज्यूम नहीं किए वर्क करके, तो धीरे से हमारे ब्लड में मिल जाता है वो, और जब मिल जाता है वही मधुमेह कहलाता है वो। ठीक है, यानी एक्सेस ग्लूकोज इन आवर ब्लड इज द कॉल्ड ऑफ द मधुमेह। ठीक, यही होता है बस। तो अब देखिए क्या है, मतलब कि हमारे शरीर में क्या करिए, खाद्य सामग्रियों में आप फाइबर युक्त खाना खा लीजिए आप, और सबसे ज्यादा फाइबर कहाँ पे आपका है, यहीं पे है। गेहूं में तो बिल्कुल कम है, 0.001% के आसपास है, बहुत ही कम। ठीक है, तो अब जब ये खा लेंगे तो आपका रेशा का काम करेगा, मतलब जो ग्लूकोज 1 घंटे में मिलना था अब 6-7 घंटे में मिलेगा, और 6-7 घंटा कितना भी निठल्ला रहे आदमी, कुछ तो काम जरूर करेगा, और उसमें क्या है, एनर्जी आपका कंज्यूम हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे आपका वो कार्य करता है वो। ठीक है, तो विश्व में देखा जाए कि सबसे ज्यादा मधुमेह कहां पर है, आपके भारत में है। कुल कितने आपके 200 मिलियन के आसपास आपके भारत में ये पाए जा रहे हैं ये। दूसरा नंबर आपका है देखिए चाइना है, 148 मिलियन के आसपास है वहां पे, जो रिपोर्ट आपका आया है ये 2024 में, कि दूसरा आपका है ये चाइना, दूसरे नंबर पे आपका है ये। तीसरा स्थान आपका यूएसए में है, तो क्रम भी इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा स्थान आपका है यूएसए, जो कि 48 मिलियन के आसपास है यहाँ पे। और उसके बाद पाकिस्तान आपका है 36, हाँ पाकिस्तान भी, भाई जब भारत है तो पड़ोसी कहाँ दूर है। लेकिन सबसे शर्मनाक है कि भारत के साथ है कि 200 मिलियन तक का इस तरह से आंकड़ा यानी चले जाना, ये ठीक, बहुत ये चीजें। और शादी पार्टी है, लोग यानी क्या करते हैं कि और ज्यादा यानी बिल्कुल अरे एक जगह तो हमने देखा है कि वो छेना खाते हैं गार के खाएंगे कहेंगे इससे क्या है, कहेंगे कि अरे उसका जो सब था रसा सब निकल गया, अब खाइए मधुमेह से दूर रहेंगे, है। तो यानी गुलगुला के परहेज करा, वही वाला हाल है वो। कोई मतलब नहीं ऐसे लोगों से। बस सबसे एक है कि किसी को कितना है, सुबह जाकर के 1 घंटा दौड़ दीजिए, मधुमेह आपसे दूर हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसके बाद सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यही है कि जो भारत का या विश्व का सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरबन डेल्टा।
भारत की सबसे लंबी नदी, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अबे गंगा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र? क्वेश्चन आया हुआ है 25-25। अच्छा, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900। लंबी कौन हुई? तो भारत क्या, भारत का ब्रह्मपुत्र भारत की नहीं है? तिब्बत होकर के आ रही है। अच्छा, इसलिए भारत का नहीं मानेंगे इसको? भारत की जब प्रमुख नदियां पड़ते हैं तो क्या ब्रह्मपुत्र को छोड़ देते हैं आप तब? तो देखिए, दो क्वेश्चन है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब उत्तर आप उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? आपका गंगा होगा। ये 25-25 है, उसमें से 2000 किलोमीटर केवल भारत में प्रवाहित हो रही है। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेंगे तो ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर होगा। ये शब्द में, यानी शब्दों का सब खेल है इसमें, ठीक है ना? ये भारत है में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तब उत्तर आपका गंगा राइट आंसर होगा ये। ठीक, भारत में रहेगा तो? हाँ, भारत में प्रवाहित, ठीक, भारत में प्रवाहित रहेगा तो गंगा, हाँ तब गंगा। और भारत की तो वहां पे ब्रह्मपुत्र आपका राइट हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से है ये। भागीरथी है, निकलती कहां से? गंगोत्री से है। इसके बाद है निम्नलिखित भूगोल वेताओं में से किसने जलवायु निश्चयतावाद पर विशेष रूप से बल दिया था? जलवायु निश्चयतावाद पर है, टेलर का है, रेडजल का है ना, रेडजल का है ये। कौन सी पुस्तक थी इनकी? एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी का दूसरा नाम क्या है? मानव भूगोल कहते हैं। ठीक, कितने खंडों में लिखी गई है ये? 2 खंडों में लिखी गई है। पहला खंड है इसमें, यानी क्या किया इन्होंने? निश्चयवाद सिद्धांत का अनुपालन किया है। और द्वितीय भाग में क्या किया इन्होंने? जनसंख्या प्रवास से रिलेटेड किया है ये। ठीक, तो मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा गया है? रेडजल को कहा गया है ये। नेक्स्ट इसके बाद क्षेत्र विभेदन की अवधारणा। हाँ, क्षेत्र विभेदन की अवधारणा निम्नलिखित को भी यानी कहा जाता है अपवादवाद, क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल या क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रीय प्रादेशिकतावाद। कि क्षेत्रीय विभेदन एरियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। तो एरियल डिफरेंशिएशन की नींव किसने रखा था? एरियल डिफरेंशिएशन की है, हाँ, यानी देखिए जो एरियल डिफरेंशिएशन की जो बात आती है रिच्टहोफन के समय से स्टार्ट हो जाती है ये। फिर आगे चल करके हेटनर इसको डेवलप करते हैं और सबसे ज्यादा जो योगदान देते हैं वो कौन है? हार्टसॉन है वो आपकी वे। और हार्टसॉन की जो प्रसिद्ध पुस्तक आती है कौन सी है? नेचर ऑफ ज्योग्राफी है एक तो, और दूसरा क्या है? पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ए ज्योग्राफी। इस पुस्तक की आलोचना करने वाला कौन सा विद्वान था? शेफर महोदय थे। ठीक है ना, शेफर महोदय इसकी आलोचना करते हैं। तो इसी को यानी क्षेत्रीय अध्ययन के नाम से जाना जाता है ये। इसी को क्षेत्रीय अध्ययन के नाम से जाना जाता है ये। इसी क्षेत्रीय अध्ययन का जो बात करते हैं रिच्टहोफन जो किए हैं उसे कोरोलॉजी की संकल्पना कहा था उन्होंने। किसकी कहा था उन्होंने? कोरोलॉजी साइंस की संकल्पना। और इसी कोरोलॉजी साइंस को आगे कौन बढ़ा देते हैं? हेटनर जाके बढ़ा देते हैं। और वास्तविक रूप में जो एरियल डिफरेंशिएशन आता है वो किसके समय में आ जाता है? वो हार्टसॉन के समय में आ जाता है वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है कि ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ग्रीक भूगोल वेताओं में इनका सही कालक्रम बताइए कौन सा है आपका ये। तो इनमें से सबसे पहले कौन थे आपके? एनेक्सिमेंडर, उसके बाद एरिस्टोथेनिस, फिर हेरोडोटस। गलत हो जाएगा फिर तो है। तो ये आपका गलत है। ये आपका हेरोडोटस सबसे पहले आएंगे, फिर एरिस्टोथेनिस आएंगे,
हैं, ए भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ए भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एनेक्जिमेंडर आपका सही है पहला, फिर हेरोडोटस सही है, एरिस्टोनी, फिर हिपार्कस, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। एनेक्जिमेंडर क्यों प्रसिद्ध हैं? वेरी गुड, गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है ये, है ना, है ना, है एनेक्जिमेंडर। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? थेल्स। थेल्स ने क्या बताया था कि पृथ्वी को एक तस्त्री नुमा, तैरता हुआ तस्त्री नुमा बताया था। प्रमेय जो पढ़ते हैं हम लोग 9th और 10th, उसका पूरा का पूरा निर्माण करते के रूप में यही थेल्स और एनेक्जिमेंडर जाने जाते हैं, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम है 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें ट्रेंगल है, ट्रेंगल के रूप में देखा जाए, एक जो तीसरी भुजा है, एक अन्य भुजा जो तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं, उनको अनुपातिक विभाजन करती है वो थ्योरी देने वाले यही थे आपके, इसलिए इनको गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस भूगोल को इतिहास की तरह, इतिहास को भूगोल की तरह पढ़ना चाहिए। फादर ऑफ है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। एरिस्टोथनीज फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, या ज्योग्राफिया शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? एरिस्टोथनीज। हिपार्कस 360 डिग्री में इन्होंने विभाजन किया था ये। नेक्स्ट, इसके बाद भारत में यारलुंग और यारलुंग जंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है ये, ठीक। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है? वो इनमें से सभी आपके हैं, ठीक, मानसरोवर झील। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र किन किन देशों से होकर के गुजर रहा है ये? ब्रह्म नदी वही है, हाँ वही ब्रह्मपुत्र को ही कहा गया है ना, ब्रह्म नदी शॉर्टकट में कहते हैं, ब्रह्म नदी या ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र इनमें से क्या होगा? देखिए ये तो गलत हो जा रहा है, ये गलत, ज्यादातर इसमें और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या किया जाए? देखिए जो ऐसे क्वेश्चन ये जो पूछे जाते हैं ये हमारी विचारधारा के ऊपर होते हैं कि आप क्या मानते हैं, कि एक नेशनलिज्म की जो भांति, यानी हम लोगों की सोच यही है कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश हो जाए, ज्यादा अच्छा है, यही तो हम लोगों की। और जो दलाई लामा अगर भारत आए थे, जिनकी वजह से 1962 का युद्ध हुआ था, सबसे बड़ा कारण बना था वो, ठीक। तो इस आधार पे यानी क्या करते हैं हम लोग, यानी प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू ने तब की परिस्थितियों में भले ही उसका समर्थन कर दिया था, जो कि उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी भूल थी ये, कि अगर वो समर्थन नहीं किए होते तो वो आधिपत्य नहीं हुआ होता, ये मान के चलिए, ठीक। तो ये जवाहरलाल नेहरू की कहीं ना कहीं जो भी है उस समय की परिस्थितियां जैसी रही होगी वो कारण बना था। लेकिन क्या है कि भारत ने समर्थन किया तभी चाइना ने तिब्बत पर आधिपत्य किया, लेकिन बाद में हमको पछतावा है कि नहीं, ऐसा गलत किया गया ये, ठीक। और आज प्रेजेंट टाइम में यही है कि चीन का इसको यानी अंग नहीं बताया जाता, यानी भारत के लोग नहीं मानते हैं ये। भारत क्या है, और भी देश यानी है इसके स्वतंत्रता के कगार में है ये, यानी इस पर क्या है कि जबरदस्ती थोपी गई है, वो है मनमानी नहीं है ना उसके, ठीक है, जबरदस्ती थोपी गई है। तो तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, तो इसके अकॉर्डिंग यानी अपनी सोच के अनुसार ये ज्यादा सही रहेगा उत्तर ये, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश नदी द्रोणी से होकर के बहती है? वेरी गुड, नर्मदा नदी होकर के बहती है। नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, काफी बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये, जो बाकू में किया गया, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जिसे जाना जाता है COP28, COP27, COP29, COP26। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए, अगर सही से नहीं पढ़े हैं तो क्या तुक्का लगाना गड़बड़ हो जाएगा। तो COP29 आपका राइट आंसर है ये, ठीक। और इसका जो मूल उद्देश्य है, बस एक चीज क्या करना है, किसी भी तरीके से हम लोगों को वैश्विक तापमान में होने वाले वृद्धि को क्या है, रोकना है। और जो नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं 2014 से लेकर के 24 तक की सारी योजनाओं का बस एक उद्देश्य है, वैश्विक तापमान को कम करना है ये।
UNFCCC का ये सबसे बड़ा यानी दावेदारी था कि हर हाल में क्या करिए, इस योजनाओं के द्वारा ऐसे ऐसे योजनाएं लॉन्च करिए ताकि वैश्विक तापमान में क्या है, कमी आए आपकी ये। ठीक है, तो जितनी भी योजना चाहे आप लेके देखिए, चाहे महात्मा गांधी से रिलेटेड ले लीजिएगा कि महात्मा गांधी जो स्वच्छ मिशन योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है, या उजाला योजना चलाई गई है, या उज्ज्वला योजना चलाई गई है ना। तो जितनी भी योजनाएं हैं सबका बस एक उद्देश्य है, किसी भी हर हाल में क्या करना है कि वैश्विक तापमान को कम करना है या ठीक। या अटल से रिलेटेड है जो कि आपका अटल एक्सप्रेसवे का निर्माण जो किया गया बुंदेलखंड वाला, ये सबका बस एक ही उद्देश्य है सारा है। या रेलवे का दोहरीकरण है, या ओवरफ्लाई ब्रिज का निर्माण करना, सबका उद्देश्य बस यही इसी लिए किया गया है। ठीक, यही पेरिस सम्मेलन जो 2015 में हुआ था, अगर जिस तरह से दावेदारी रखी गई है UNFCCC ने, तो ये कार्य बहुत पहले हो सकता था, 10 साल पहले। जो विकास अब भारत में हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, आप 10 साल पहले भी देख सकते थे ये सारी चीजें, है ना। लेकिन तब क्या है, उतनी ज्यादा ढील दी गई थी। लोगों ने क्या किया था, उसका नाजायज फायदा उठाया था। जब रियो 20 का सम्मेलन हो रहा था 2012 में, और वहां पे हुआ है कि लोगों ने कार्बन का लोग व्यापार करना शुरू कर दिए थे, और ग्लोबल वार्मिंग अपने चरमोत्कर्ष पे जा रहा था ये। और जब आपका ये कॉप कितना आया था 2015 में, COP 21 आया है जब ये, ठीक है, हाँ, पेरिस सम्मेलन, तो वहां पर क्या है, ये सख्ती जताई गई कि अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। पहले क्या करिए, आप कार्बन क्रेडिट प्राप्त कीजिए, और जब कार्बन क्रेडिट प्राप्त करेंगे तब जाकर के उसका आप क्या कर सकते हैं, कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब उसका व्यापार कर सकते हैं। और उसी का परिणाम देखिए क्या हो, जब 22वां 23वां सम्मेलन आपका कॉप। कार्बन ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना। व्यापार करने का मतलब देखिए क्या है, जैसे कोई देश है, जैसे नेपाल है, तो नेपाल को दे दिया गया कि आप 200 मिलियन टन तक, नेपाल को जैसे दे दिया गया 200 मिलियन टन तक आप कार्बन का यानी उपभोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कार्बन के नेपाल के पास उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है ही नहीं, उद्योग है ही नहीं। पता चला ये 200 की जगह पर क्या है आपका, ये मात्र 50 मिलियन टन ही तक यानी उपभोग किया, बाकी 150 मिलियन टन बच गया। और जो बच गया वो क्या किया, दूसरे देशों को यानी सेलिंग कर दिया वो। तो मतलब क्या है, जो कार्बन में कटौती आनी चाहिए तो हुआ नहीं, और लोगों ने क्या किया, पैसे के बल पे खरीद करके उसको यानी ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो बाद में देखिए क्या हुआ कि पेरिस सम्मेलन के बाद ये हुआ कि पहले आप क्या करिए कि कार्बन क्रेडिट प्राप्त कीजिए। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है, जिस देश से आप कार्बन का यानी इंपोर्ट करना चाहते हैं ना, पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए वहां पे कि कार्बन में वहां गिरावट आए, ठीक है ना, कार्बन में वहां क्या है, गिरावट आए। जैसे उदाहरण से LED बल्ब, एक छोटा सा एग्जांपल, कि 2016 से पहले हमारे पास 100 वाट 200 वाट के बल्ब होते थे, रोशनी देते थे, आज वही रोशनी 10 वाट 9 वाट के बल्ब दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, 90% गिरावट आई है कि नहीं आई है? तो ये क्रेडिट कहीं ना कहीं मिलेगा, और जिसने LED बल्ब का निर्माण किया उस देश को जाएगा। इसी तरह से जर्मनी देखिए क्या किया है कि 2021 में कि हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन का निर्माण कर दिया। हाइड्रोजन, अभी तक देखिए इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड था कि हाइड्रोजन से चलने वाली, हाँ, जब इतना कर दिया उसको ट्रेडिंग अपना क्रेडिट मिल गया। अब जिस देश को टेक्नोलॉजी देगा, जैसे इंडिया को देगा, तो इंडिया में देखिए अभी तक डीजल चल रहा था, डीजल से विद्युतीकरण किया गया, अब उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन से चलेगा। जब हाइड्रोजन से चलेगा तो क्या होगा कि थर्मल पावर में क्या आपकी गिरावट आएगी। मतलब क्या है, जो कोयले का कंज्यूम किया जा रहा है उसमें कमी आ जाएगी, तो कार्बन में गिरावट आएगी। तो अब ये क्रेडिट किसको जाएगा, जर्मनी को जाएगा। तो जर्मनी क्या कर सकता है, कार्बन को यानी परचेजिंग कर सकता है। जो बात आ रही है कि 2026-27 तक भारत में क्या करिए कि पानी डालिए और गाड़ियां आपकी चलेंगी। पानी डालिए, डीजल की जगह पेट्रोल की जगह पे पानी डालिए और आपकी गाड़ियां चलेगी। वो आपका यही आपका है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। मतलब उसमें से क्या करेंगे, H2O, O को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा, और H2 आपका हाइड्रोजन से चलने वाली। तो हाइड्रोजन के बुलबुले से क्या होगा, पिस्टन रात को यानी प्रेशर मिलेगा, और तब वो आपका चलेगा। ये यानी टेक्नोलॉजी का जर्मनी को इसमें यानी मिल गया, इसको क्रेडिट। ये
ठीक, तो ये चीजें आई थी और यही कारण देखिए कॉप से रिलेटेड काफी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड, इसकी उपलब्धियों से संदर्भ में। चलिए अच्छा ये हो गया। 44 नगरीय वृद्धि का बहुनाभिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? हैरिस का था आपका, हैरिस और उलमैन का था ये बहुनाभिक सिद्धांत। उलमैन का देखिए सबसे बड़ा योगदान जाता है ट्रांसपोर्ट में जाता है ये, है ना। यूजीसी नेट में आपका है ट्रांसपोर्ट का सिलेबस रखा गया, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी रखा गया है वो, ठीक, परिवहन से रिलेटेड, तो वहां पे कनेक्टिविटी से रिलेटेड उलमैन का आपका सिद्धांत जाता है, तो उससे ही पढ़ते हैं हम लोग। और बर्गेस ने क्या सिद्धांत दिया था? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, है ना, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। तो दोनों में देखिए अंतर क्या था कि इसमें केवल एक नाभिक बनता था, इसमें क्या होता था, केवल बर्गेस के अनुसार एक नगर में केवल एक नाभिक बनता था, और ये उलमैन क्या बताते हैं, एक नाभिक बल्कि क्या होगा, कई नाभिक बनेंगे, और कई नाभिक बनेंगे तो परिणाम क्या होगा, जनसंख्या एक जगह पे संकेंद्रण नहीं होगा बल्कि क्या विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो इस वजह से इनकी थ्योरी यानी ज्यादा यानी प्रासंगिक हो जाती है ये। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद ऊनी छल्ले, ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चौड़े चपटे नाक, थोथे उभरे हुए जबड़े आदि लक्षण किसके संदर्भ में दिखाई देता है? निग्रिटो प्रजाति के हैं ये, ठीक ना। नेक्स्ट इसके बाद निम्नांकित में से कौन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? तो पहली जो अवस्था जो होती है वो क्या होती है आपकी, बर्थ रेट क्या होगा आपका, हाई होगा, और डेथ रेट भी क्या होगा आपका, हाई होगा, ठीक ना। बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि जो वृद्धि होती है बहुत ना के बराबर होती है, यानी स्थिर रहती है एक तरह से जनसंख्या, कैसी रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है ये। किसने दिया था यह सिद्धांत? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? नोटेशिन और थॉमसन ने दिया था, हाँ, थॉमसन और नोटेशिन ने दिया था। और इसी में पांचवा जो जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? ये पांचवा जो इसमें जोड़ा है वो कैनन ने जोड़ा था वो। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है? एक दीर्घ कालावधि में जो कहा जाता है जनांकी संक्रमण कहा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था? 10 में, ठीक है चलिए। निम्नलिखित कारकों में से कौन मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? जलवायु कारक है जो कि सबसे ज्यादा यानी प्रभावित करता है। तो किसका है ये कथन? अगर हंटिंगटन, है ना, हंटिंगटन का ये कथन भी है ये। जलवायु और सभ्यता उसकी पुस्तक का नाम भी था ये। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता है? कि डेंस जो एरिया है आपका उससे रिलेटेड है, सघन से रिलेटेड है, कि डेंसिटी यहाँ पर यानी सबसे ज्यादा है, यानी कहाँ पर पाई जा रही है। और इसमें जो पूछा गया है कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी नहीं पाई जाती है? दक्षिण पूर्व एशिया बिल्कुल पाया जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में, जिसमें आसियान संगठन है, इंडोनेशिया उसी में है देखा जाए आपका, ठीक।
उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये भी आपका पाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी यूरोप, उसके अंतर्गत भी आपका आ जाएगा ये। तो अब देखा जाए उत्तर पूर्वी, अब इसमें से देखें आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की बात करें, ऐसे अफ्रीका का मैप बनाते हैं हम लोग, तो दक्षिण और पश्चिम ये भूमध्य सागरीय वाला केप टाउन, तो ये भी आपका पाया जाएगा। फिर उत्तर पूर्वी अमेरिका, न्यूयॉर्क वाला भाई सबसे बड़ा नगर है। अब देखिए है तो सही, लेकिन अब इनमें से है जो कि कौन सा जो सघन शामिल नहीं होगा, है ना। तो सबसे न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम आपका ये आ जाएगा उत्तर और पश्चिमी यूरोप आ जाएगा, जो नॉर्वे वाला आ जाएगा। ठीक है, नॉर्वे डेनमार्क वाला आ जाएगा, वहां पे जनसंख्या ज्यादा नहीं आएगा वो। ठीक है, तो वहां पे सघनता नहीं है। सर यहाँ भी तो नहीं होगा। किसमें? नहीं तो किसका? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, अफ्रीका का केप टाउन वाला एरिया है ये, है ना। ये आपका है, वहां पे जनसंख्या ज्यादा है उसके अपेक्षा। ठीक है, वहां पे बल्कि नहीं है भाई। देखिए डेनमार्क है माइनस में जा रहा है, ब्रिटेन है माइनस में जा रहा है ना। तो इसलिए वहां पे क्या है, ज्यादा वहां पे नहीं है ये। ठीक, कौन सा विद्वान थे जिसने कहा था कि अगर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है? कौन सा विद्वान था जिसने ये कहा था कि जनसंख्या घनत्व जब ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या आ जाएगी, गिरावट आती है? सैडलर का है ये। इसका है सैडलर का ये सिद्धांत है ये, है ना, कि इसने क्या बताया, जनसंख्या घनत्व और पॉपुलेशन ग्रोथ में विपरीत संबंध बताते हैं ये। आज है कि नहीं ये प्रासंगिक? प्रेजेंट टाइम में प्रासंगिक है कि नहीं? यस या नो? है। अपने अगर देखा जाए अपने ही खानदानों में देख लीजिएगा, जो दादा और नानी उन्हीं के संबंध में देखे तो उनके क्या है कि 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। और आज देखे जनसंख्या घनत्व ज्यादा हुआ करता था, और आज देखे क्या हो रहा है, वहां पर 2 बच्चे 3 बच्चे तक सीमित हो गया है। तो जापान है, जो जापान है देखिए वो किसके तो जापान है पूंजीवादी है, विचारधारा पे चलता है। ठीक, वहां पर संतान क्या है, संतान को यानी अपने भोग विलासिता में यानी क्या मानते हैं, अड़चन मांगते हैं वो, कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसका यानी हम लोग भोग विलासिता में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए बच्चों को यानी पसंद नहीं करते हैं वो। ठीक है। ये रिकार्डो जो बताता है, रिकार्डो का नाम सुने कि नहीं है? रिकार्डो बताता है कि अगर हाँ श्रम की मांग से रिलेटेड है, कि जब श्रम की मांग अधिक होती है तो मजदूरी दर बढ़ती है। क्या बनता है, क्या बढ़ेगा, लेबर रेट क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और जब लेबर रेट बढ़ेगी तो परिणाम क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी आपका इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखिए, रहेगा, खूब पूछा जाता है ये रिकार्डो का। कि रिकार्डो क्या बताता है कि जब भी श्रम की मांग बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई कंट्री है, वहां पे कोई फैक्ट्री अगर लगी, जैसे 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय बहुत सारी कंपनियां लगी बड़ी बड़ी, तो परिणाम क्या हुआ कि वहां पे श्रम की मांग बढ़ी, और श्रम की मांग बढ़ी तो लेबर रेट यानी बढ़ा, और इतना ज्यादा लेबर रेट बढ़ गया था जो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे वो जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, दोनों का श्रम क्या था, लगभग इक्वल था। या ये कह सकते हैं बल्कि प्राइवेट है वो ओवर टाइम करके उनसे ज्यादा इनकम कर सकता था। तो मैक्सिमम क्या किए थे वहां पे कि सरकारी नौकरी को छोड़ करके प्राइवेट को यानी है ना लेना ज्यादा वाजिब समझा। ठीक, तो वहां पे लेबर रेट बढ़ा था, उसका परिणाम क्या होता, पॉपुलेशन ग्रोथ में वृद्धि हुई। सोचे कि अच्छा अभी अकेले कमाने वाले हैं, काश 2-4 और होते हमारे घर में तो कितना आ जाता, और ज्यादा यानी पैसा आता ये, है ना। तो उसका परिणाम क्या था, ग्रोथ रेट वहां पे बढ़ी थी। तो ये रिकार्डो का सिद्धांत है जो कि वर्तमान समय में भी क्या है, प्रासंगिक है। ये भी आपका माल्थस की थ्योरी का समर्थन करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं।
इंडोनेशिया के पिग्मी मतलब क्या है? निग्रो जनजाति है ना, तो जनजातियों से रिलेटेड आपका है, तो आपका निग्रोइड है, निग्रोइड है आपके यहाँ पे। ठीक, नगर है उपांत शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो स्मिथ के द्वारा ये किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। स्मिथ है जो कि नगरीय उपांत के बारे में सबसे पहले 1937 में करते हैं इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय अधिवासों में निवास करेगा? ये भी देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नगरों पर यानी चल रहा इतना ज्यादा जो दबाव है उसी से कोरिलेटेड है कि जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है उसका यानी जस्ट क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। लगभग विश्व की यानी 60% जो आबादी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नगरों में अधिवास करेगा, है ना। तो आपका ये 60% आपका ये हो जाएगा। जैसे भारत की बात करें, भारत इसमें कितना है आपका 31 समथिंग के आसपास है, 31 के आसपास। तो आपका ये क्या जस्ट डबल हो जाएगा। तो जस्ट डबल हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि हमारे लिए जितने भी यानी मेगा सिटी हैं वो सबसे बड़ी समस्या होगी वो। और उसी समस्या को दूर करने के लिए जो हम लोगों ने क्या है, कार्बुजर की संकल्पना को यानी अडॉप्ट कर लिया है। किसकी संकल्पना को किया है? कार्बुजर। कौन थे ये? कार्बुजर की संकल्पना, या ये कह सकते हैं एबनजर की संकल्पना, एबनजर हावर्ड की संकल्पना। एबनजर हावर्ड ने क्या दिया था? गार्डन सिटी दिया था। और कार्बुजर का क्या है? भविष्य के नगर। कार्बुजर की संकल्पना क्या है? भविष्य के नगर आपके हैं ये। तो अभी देखिए 1 साल पहले है नितिन गडकरी ने भारत के भविष्य के रोडों के बारे में दिया था। सब लोग हंसते थे, बहुत से मेरे दोस्त भी थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, कहेंगे भला ऐसा हो सकता है, न्यूयॉर्क की तरह यहाँ की सड़कें हो जाएगी। और आज देखिए क्या है कि आज से अगर 10 साल पहले कोई पढ़ के गया हो प्रयागराज, या 2 साल पहले गया हो, आंख बंद करके आप बालसन चौराहे पे खड़ा कर दिए, वो पहचान नहीं पाएगा कि बालसन चौराहा है। क्यों? तो ऐसा देखिए हो गया है कि हर सिटी में ऐसा ये कर दिया गया है, हर जगह पे और फैलाई है। ठीक, तो नितिन गडकरी का सबसे बड़ा यानी एक योगदान जाता है ये कि इनका जो है कि हार्वर्ड की संकल्पना या एबनजर की जो संकल्पना है, उनकी संकल्पना को यानी महानगरों की तरफ यानी विकास की तरफ ले जा रहे हैं ये। ठीक, अरे इतना ही छोड़िए, आप देखे जौनपुर सुल्तानपुर वाले रोड पे चलिए हाईवे, कभी लगेगा कि आपके यहाँ ऐसा ये हाईवे था इस तरह से? हाँ, सुपर हाईवे बिल्कुल बन गया, बिल्कुल इस तरह से। 54। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे सघन प्रदेश नहीं है? हाँ, उत्तरी यूरोप आपका इसमें नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्यों नहीं होगा उत्तरी यूरोप? हाँ, उच्च अक्षांशों पर है, मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है। जनांकीय संक्रमण जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? बहुत ही कंफ्यूजन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ था पूछा गया था ये क्वेश्चन, और काफी लोगों का गलत हुआ था। जब देखिए ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जब थॉमसन की जब आया था सिद्धांत, तो उन्होंने 3 बताया है ये। बाद में नोटेशन उसमें आपका 4 कर दिए हैं, और कैनन बाद में इसमें 5 किया गया है। लेकिन जो कैनन किए हैं वो आलोचना के शिकार हो गए हैं, कहें 5वां जो किया कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के 4 ही है, 4 आपका राइट आंसर है वो। ठीक है, 4 आपका सही है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका कि विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम इनमें से क्या है? एकरमैन का था आपका ये जनसंख्या संसाधन प्रदेश, जिसमें इनका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, संसाधन बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। ठीक, जिमरमैन कौन थे?
अच्छा, जिमरमैन, सॉरी, जिमरमैन की पुस्तक है ना, कथन एकरमैन है, मैं जनसंख्या संसाधन से रिलेटेड आपका है ये, सॉरी, ठीक। हाँ, एकरमैन आपका सही है, ठीक है, सही है, ठीक। जिमरमैन का वो कथन है, वो संसाधन बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीटेड हुआ आपका ये, कि जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को कहा जाता है? ट्रिवार्था, क्लार्क या जेलेंस्की या गार्नियर? तो उत्तर क्या होगा आपका? ट्रिवार्था को कहा जाता है ये। भूगोल को सबसे पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर क्रमबद्ध के रूप में डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? ट्रिवार्था को जाता है। कब किया गया ना? 1953 में किया था ये, सबसे पहली बार ये स्टार्ट होता है। पुस्तक का नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में, 1969 में इनकी पुस्तक आती है, ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी वर्ड पैटर्न, ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी वर्ड पैटर्न। जनसंख्या भूगोल पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी थी? क्लार्क की थी, ध्यान रखिएगा, 1972 में आई थी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी था उनका वो, ठीक, जो व्यवस्थित रूप से लिखी गई थी जनसंख्या भूगोल पर पहली पुस्तक। भारत में जनसंख्या भूगोल का जनक किसे कहा गया है? घोषाल सिंह को कहा गया है, गुरुदेव सिंह घोषाल को कहा गया है। किस यूनिवर्सिटी से थे? चंडीगढ़। किसके शिष्य थे? ट्रिवार्था के थे, है ना। और घोषाल के शिष्य कौन थे? आरसी चांदना। चलिए, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है, मानव प्रजाति है शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण समुदाय, या मानव जाति धार्मिक समुदाय, मानव जाति सामाजिक संस्कृति उपविभाग, या जनजातीय व्यक्तियों का मानव जातीय वर्ग। तो पहला आपका शारीरिक लक्षणों के आधार पर, है ना। मानव प्रजाति आपका जो है शारीरिक लक्षणों के आधार पर, जैसे कुवियत से रिलेटेड आपका है, चपटी नाक से रिलेटेड था आपका, कपाल सूचकांक था आपका, टोपीनाट का सिद्धांत था। तो ये आपका है शारीरिक संगठन संरचना के आधार पर वर्गीकृत आपका ये रहता है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक नीचे दी गई अक्षांशों में से किसमें रहता है? 20 से 40 उत्तर, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 20 से 40 उत्तरी अक्षांश में है, जो कि सबसे एस्किमो क्या है? मंगोलाइड। एस्किमो क्या है आपके? मंगोलाइड है। फिर नेक्स्ट आपका है 20 नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या था? जलवायु परिवर्तन में भारत का जो रैंक आया है वो 10वां रैंक आया है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद और पीर पंजाल के बीच में आपका है ये। बृहद और पीर पंजाल के बीच में है। ऐसे इस तरह से आपका है ये पीर पंजाल श्रेणी है साउथ वाली, और इसी में आपका है ये कश्मीर घाटी आपका है ये, ठीक। और इसी के साथ लगा दूसरा श्रेणी आता आपका जास्कर आता है ये, ठीक है। तो जास्कर है वो किसका पार्ट आ जाता है? वो ट्रांस हिमालय का पार्ट आ जाता है, क्योंकि दोनों का आपस में सम्मिलित हो जाती, मिल जाती, इसलिए बृहद हिमालय भी कह दिया जाता है। यहीं पर एक आपका दर्रा है कोई, जो जिला दर्रा, वो क्या करती है कि श्रीनगर को किससे है? लेह से जोड़ती है वो। और इस पर एक दर्रा है, उसका नाम क्या है ये? जहां से जवाहर सुरंग गुजर रही है, और ये श्रीनगर को जोड़ती है जम्मू से, बनिहाल दर्रा, ठीक है ना, बनिहाल दर्रा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन खूब आते हैं यहां से। चलिए,
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, या इसी का इंग्लिश नाम है आपका रेजिडुअल पर्वत। इसी का इंग्लिश नाम क्या है? रेजिडुअल, यानी अच्छा, यानी जिसका अपक्ष पर्जन काफी ज्यादा हो जाता है, अरावली हो जाएगा ये। रेजिडुअल पर्वत क्या हो जाएगा आपका? अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अनाई मुड़ी। अनाई, नाई को बुलाते हैं अन्ना भाई वहां के लोग, और मुंडन करवाते हैं, अनाई मुड़ी। डोडा बेट्टा क्या है? दूसरी सबसे ऊंची, है ना। डोडा बेट्टा क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। महेंद्रगिरी क्या है आपका? ये पूर्वी का सबसे ऊंचा चोटी। अमरकंटक क्या है आपका? ये अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी? सप्तमाला पर्वत का है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? लाहौर, नई दिल्ली, थिम्पू, ढाका। लाहौर को किया गया है, जहां का सूचकांक यानी 1000 पाया गया। तो लाहौर है इस समय सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड यानी शहर। चलिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? सन 1986 में। और किसका शासन था? राजीव गांधी का। आपका राइट हो जाएगा ये। अल्पाइन वृक्ष ये पाए जाते हैं, हाँ, 3237 है ना, 32 और 37 के बीच में अल्पाइन वृक्ष। विशेषता क्या होती है अल्पाइन वृक्ष की? पत्ते यानी शंक्वाकार होते हैं, मोटे होते हैं, मोम के कलर के होते हैं, है ना, मोमी की तरह होते हैं। वह स्थान जहां जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है, निवास से। ठीक, नेक्स्ट है, इसके बाद है – 2024 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी एक नया डाटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व के शीर्ष स्थान संघाई के पश्चात दूसरा स्थान किस देश का है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। टोक्यो है यहाँ पे दूसरे पायदान पर अब आपका है कि सबसे ज्यादा ये ग्रीन हाउस यानी ये उत्सर्जन कर रहा है। और इसी में और आपका नोट कर लिया, तीसरा स्थान आपका है न्यूयॉर्क का है, और चौथा आपका स्थान है ह्यूस्टन का है ये। तो ह्यूस्टन भी यूएसए में ही आपका है, शहर है। ठीक, तो इनको घटते क्रम में पूछ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका है संघाई, उसके बाद क्या है टोक्यो। तो विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी भी है आपका ये। इनमें से कौन सा मेगा सिटी नहीं होगा? ह्यूस्टन। ठीक, ह्यूस्टन की उपलब्धि और है, यूएसए का चौथा सबसे बड़ा महानगर है ये। सबसे बड़ा कौन सा है? यूएसए का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क। दूसरा कौन सा है? लॉस एंजल्स। तीसरा कौन सा है? बूचड़खाना वाला शिकागो। और चौथे नंबर पे आपका ह्यूस्टन आ जाता है ये। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को वर्तमान जनसंख्या के घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, कि सबसे अधिक है, उसके बाद है, और फिर उसके बाद। तो सबसे ज्यादा क्या आपका है? एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 1, 3, फिर 4 आ जाएगा यूरोप, और फिर आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक, घटते क्रम में आपका ठीक।